Hello student, good morning all of you. Now we start your chemistry. Today's topic is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization potential. आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों एक ही नाम है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। शॉर्ट में आईपी भी बोलते हैं और आईई भी बोलते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम इसका समझेंगे मीनिंग क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग समझने के बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करते समय हम एक्सेप्शन सीखेंगे। एक्सेप्शन सीखने के बाद फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, थर्ड आयनेशन एनर्जी, इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इन मोल। हम यही 4-5 पॉइंट हमें सीखना है आयनेशन एंथैल्पी पे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग क्या होता है, अब ध्यान से देखना। कोई भी जो एटम है, कोई भी एटम है जो अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस करता है, गेन करता है या शेयर करता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि एनी एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, it lose the electron, gain the electron and share the electron, any element to complete their octet, it lose the electron, gain the electron and share the electron. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एनी एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इट लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन एंड शेयर द इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? इफ इट विल complete their octet, then it will be stable. ऐसा मानते हैं कि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। कोई आपसे अगर पूछे कि कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो स्टेबल फील करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो अपना इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करता है? तो इट लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन।
आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल जिसको आप बोलते हो, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वो अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन देन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देन इट क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं केटायन। हम यहां पर लूज के बारे में बात करेंगे, गेन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, और शेयरिंग के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो लॉस, गेन एंड शेयर, तो शेयर के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, यहां हम लूज के बारे में बात करेंगे। एनी एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन एंड शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ के लूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। के ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो अपने आप में स्टेबल फील करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लूज कहां से करता है? आउटर सेल से करता है या वैलेंस सेल से करता है। जब वो लूज करता है तो क्या उस पे चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इसको केटायन बोलते हैं। अब बात ऐसा है कि लूज जब करेगा तो क्या अपने मन से लूज करता है? पहला मीनिंग जान रहे हैं हम, पहला हमारा है मीनिंग जानना, इसका पर्पस। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, मान के चलते हैं कि एक एटम है सोडियम, अब सोडियम को इस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है 281, ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या अपने मन से लूज करेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बाउंड है, तो अपने मन से लूज नहीं कर पाएगा ये। तो हम फिफ्थ पॉइंट ये लिखेंगे कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, हम बात कर रहे हैं आउटर सेल का, तो इसीलिए मैं आउटर सेल लिख दिया। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन या न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, और इस अट्रैक्शन का नाम क्या देंगे? इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब दो चार्ज के बीच में, प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction will applied towards nucleus, यानी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगता है और उसका डायरेक्शन किधर होता है? न्यूक्लियस की तरफ। तो अब सेवेंथ पॉइंट, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, लूज करवाना है, और ये इधर अट्रैक्टेड है। इसको बाहर निकालने के लिए हम यहां से एक फोर्स लगाते हैं, बोले तो एनर्जी देते हैं इसको, हम एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाता है, इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाता है। कल एक एनिमेशन आपको दिखा दूंगा कैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है। तो जैसे हम एनर्जी देते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसी एनर्जी को हम बाद में रहेंगे कितना रिक्वायरमेंट होगा, बट हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में देंगे या लाइट के फॉर्म में देंगे, जिस फॉर्म में देना होगा उस फॉर्म में देंगे, लेकिन हम यहां से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में हो सकता है या लाइट के फॉर्म में हो सकता है या इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो सकता है
लेकिन हम यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसी एनर्जी देंगे ये जो है अट्रैक्शन वो टूट के बाहर चला आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला आएगा। जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और जैसी सप्लाई करेंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चला जाएगा और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव outer cell electron, required energy to remove outer cell electron, required energy to remove outer cell electron from gaseous atom, from required energy to remove यहां लिख देना एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। अगर मान लो गैसियस एटम का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम का है तो सोडियम तो सॉलिड में होता है, तो सॉलिड को पहले गैस में बदला जाता है। तो अगर सॉलिड को गैस में बदला जाता है तो कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा, हीट ऑफ आयोनाइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन। आंसर करो। अगर कोई सॉलिड में है, कोई भी एलिमेंट जैसे सोडियम सॉलिड में है, उसको हमें वेपोराइज गैसियस फेज में लाना है, तो सॉलिड से गैस में लाने के लिए हम कौन सा एनर्जी देते हैं, फ्यूजन देते हैं, सब्लिमेशन देते हैं, वेपोराइजेशन देते हैं। ठीक है, हाँ श्रद्धा का आंसर सही है, और भी ऊपर भी एक दो आंसर सही है जो ऊपर चला गया। और ये हरिकेश इसका भी आंसर सही है। सब्लिमेशन, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से वेपर में जाता है तो वेपोराइजेशन बोलते हैं। और जब सॉलिड से डायरेक्ट चला जाए वेपर में तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे नेप्थलीन बॉल हम सॉलिड से किस में जाता है, डायरेक्ट वेपर में जाता है। कंपूर जो पूजा में यूज करते हैं, कपूर, तो उसको हम डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो जो वो हीट गेन करेगा उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। जैसे अब आइस है, अब आइस हम निकाले अगर फ्रीजर से तो रख देंगे तो लिक्विड में जाएगा, तो उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अब वही जब लिक्विड बन जाएगा वाटर, तो उसको हम वेपोराइज करेंगे, हीट जब देंगे तो वेपर बनेगा, तो उसको हम वेपोराइजेशन बोलेंगे। अगर उसी आइस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दिया गया होता, ठीक है, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं होगा, तो उसको पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड से वेपर में, गैस में बदला गया होगा उस आइस को, तो उसमें जो हम हीट देंगे उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी सॉलिड से गैस में जाना इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड से गैस में जाना, लिक्विड में जाना फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जाना वेपोराइजेशन। और डायरेक्ट यहां से यहां जाना सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन, लिक्विड से गैस में जाना वेपोराइजेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना सब्लिमेशन। तो यहां से सॉलिड से हम गैस में चेंज करते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन, वहां लिख दिया है मैंने। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एंड आउटर, अब हम इस सॉलिड को, सोडियम सॉलिड को हमने गैस में बदल दिया। यानी जब हम एटम्स रिमूव करने के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसकी गैसियस एटम से। यानी गैसियस एटम का मतलब ये नहीं होता कि हम क्लोरीन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन के बारे में बात करें, या जो गैसियस फॉर्म है उसके केवल बारे में बात करें, नहीं।
अगर सॉलिड में भी है तो उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके लाया जाता है। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बारे में बात करेंगे तो गैसियस एटम से हम रिमूव करेंगे। अगर वो पहले से सॉलिड में है तो उसको हम गैसियस फेज में चेंज करेंगे। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ रहा है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी। एक आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये बाहर निकल जाए? दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। 1 मोल, इसको हम बाद में समझाएंगे। इट इज डिफाइंड फ्रॉम 1 मोल। इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूं, ये सब क्यों हुआ है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करना चाहता है? तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करना, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर हम केवल लूज के बारे में बात करेंगे। तो इफ इट विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट देन इट विल बी स्टेबल। हम ऐसा मानते हैं कि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है? स्टेबल होता है। इट लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करता है? आउटर सेल से, इनर सेल वाला नहीं करते। आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब वो लूज करता है तो कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है उस एटम पे, जिसको हम केटाइन के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ, यहां देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, जिस हमने सोडियम लिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, प्रोटॉन अपने तरफ खींच रहा है। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूक्लियस। आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्टेड है। इसको हम किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल अप्लाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की तरफ अप्लाइड हो रहा है, खींचा चला रहा है। अब यहां तक हमने ये चीज सोच लिया कि एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो क्या क्या उसके अंदर क्यों बाहर निकालना है, स्टेबिलिटी क्यों गेन कर रहा है, ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, लूज करने के बाद क्या होता है उसके ऊपर, ये सब चीजें हमने 6 पॉइंट तक सीख लिया। अब हम जब लूज करने की बारी आएगी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड में, इसको बाहर निकालना, हमें बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि इसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको हमें हीट देना पड़ेगा। ये अपने आप लूज नहीं कर देगा कि मैंने लूज कर दिया, हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ अट्रैक्टेड में है, ये इसके अट्रैक्शन में, तो अपने आप लूज नहीं हो जाएगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम अलग से बाहर से हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम से, क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा, केटाइन बन जाएगा। तो जो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में हमने एनर्जी दिया है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। गैसियस एटम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम पहले से सॉलिड स्टेट में है तो उसको गैस पहले गैसियस फॉर्म में लाया जाता है, स्टेट चेंज किया जाता है। स्टेट चेंज करने के बाद तब जाके उसमें से आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, कितना एनर्जी हमें इस देना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
ठीक है, और ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगता है, दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमारे सामने 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि हम एनर्जी क्यों देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर क्यों रिमूव करते हैं। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, अपने आप वो रिमूव नहीं करेगा, अट्रैक्शन में है ना। हम एनर्जी क्यों देते हैं, क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, इन सब चीजों का आंसर हमारे को होना चाहिए। तो एनर्जी क्यों देते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन में है, अपने आप बाहर नहीं जाएगा, ये प्लस और माइनस को अट्रैक्टेड है। तो जब जो चीज अट्रैक्शन में होता है, क्या उसको छोड़ देगा, क्या वो पहले से अट्रैक्टेड है। नहीं, हमें लिक्विड फेज से निकालना नहीं होता, हमें गैसियस फेज में लेके जाना होता है, हमें गैसियस फेज से निकालना होता है। ठीक है, हमें गैसियस फेज से निकालना होगा। तो पहला पॉइंट ये रहा कि हमें एनर्जी देना कोई जरूरी है क्या, तो हाँ जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, इसीलिए हमें एनर्जी देना जरूरी है। अब मान लो कोई चीज ऐसे अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, हम इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाले, ये दोनों एक दूसरे से ग्लू से हमने चिपका दिया, अब हमें इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए चल रहा है, बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, बराबर है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए एनर्जी हमें देना जरूरी होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां रिक्वायर्ड है, इसीलिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर रहा है वो, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बराबर है क्या, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं हम, वो करता नहीं है, हम करवाते हैं, लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, केटायन, यानी वो प्लस चार्ज आएगा, उसको हम केटायन बोलेंगे। तो आयोनेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी हम कितना एनर्जी दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कैन द एनर्जी इन रिपल्सिव। हम जो एनर्जी देंगे वो रिपल्सन नहीं होगा, उसमें रिपल्सन सेम चार्ज के बीच में, ये अट्रैक्शन होगा प्लस और माइनस में। ठीक है, फाइनली रिजल्टेंट क्या था हमने पिछले क्लास में आपको जेड इफेक्टिव निकाल के दिखाया था। इस इलेक्ट्रॉन्स में फाइनली क्या आता है, इस इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन तो है, लेकिन रिपल्सन से भारी कौन पड़ता है, अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव क्या आता है, प्लस में वैल्यू आता है ना, अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को हम अट्रैक्शन मानते हैं। अट्रैक्शन कभी भी ज्यादा होता है रिपल्सन से, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स हवा में तैरते हुए नजर आते हैं, रिपल्सन अगर ज्यादा होता तो हम यहाँ एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर निकल के आता है। तो हम इसको बोलते हैं कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो 4-5 क्वेश्चन हो गया आपके कि इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद उस पर चार्ज क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी क्यों दिया जाता है, ऑक्टेट क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है। ये सारे चीजें क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बोलो। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो हमें NaCl बनाना हुआ, तो हम NaCl डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, सोडियम को पहले किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, अब Na से किस स्टेट में चेंज किया जाता है, गैसियस स्टेट में, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी सॉलिड से गैस में ले जाने को हम बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है और ये बन जाता है सोडियम प्लस। अब समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया होगा, हमने इसको हीट दिया होगा, और हीट दिया होगा तो ये एनर्जी रिलीज किया होगा। तो हम इसको हीट दिए होंगे तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी हीट से लेना देना है, एंथैल्पी मतलब हीट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम यहाँ पे हीट देते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और क्या बन गया, ये केटायन, ये क्या बन गया, केटायन। अब यहां ध्यान दो, क्लोरीन है Cl,
अब उसी कंटेनर में दोनों है, कंटेनर अलग अलग नहीं है, एक ही कंटेनर में है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन्स को, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यही लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है, और गेन करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा एनायन। अब यहां पर इसको बोलते हैं, यहां आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आयनेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए हमने हीट दिया, और ये जो लूज वाला इलेक्ट्रॉन है, उस लूज वाले इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, और क्या बन गया, Cl माइनस। तो यहां हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने यही लाइन लिखवाया था आपसे, पहला लाइन लिखवाया था, एनी एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज, देखो सोडियम ने लूज किया है, इट गेन, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन किया है। और शेयर वाले हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो कुछ एटम जो होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब जाके ये जो लूज वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो गेन वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये एनायन बन जाएगा। अब ये केटायन और एनायन अभी दोनों परेशान होंगे, इनका ऐसे बोला जाता है कि ये स्टेबल तो है लेकिन ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल है। तो Na+ इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, लेकिन चार्ज के वजह से परेशान है ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर चार्ज आए, चार्ज एक बोझ की तरह होता है, ठीक है। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम प्लस इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये स्टेबल है, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये कोई भी नहीं चाहता हमारे ऊपर चार्ज रहे। और क्लोरीन माइनस के बारे में हम क्या बोलेंगे कि Cl- इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। किसके अकॉर्डिंग स्टेबल है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल है, क्योंकि इसका 2 और 8 हो गया और इसका 2 और 8 और 8 हो गया। स्टेबिलिटी लाने के लिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो Cl- इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई चार्ज आए, चार्ज आते ही परेशान हो जाते हैं, बोझ की तरह होता है ये चार्ज। ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई चार्ज आए। तो हम ये बोलेंगे कि सोडियम इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। Cl- इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। अब दोनों की अभी भी अनस्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल हो गए क्योंकि इसका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिए दोनों ने, लेकिन चार्ज की वजह से परेशान है। तो परेशानी दूर करने के लिए Na+ और Cl- दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज मिल जाएंगे एक दूसरे में, और जैसे ही मिलेंगे बन जाएगा NaCl। और ये गैसियस फेज में था और ये गैसियस फेज में था और ये सॉलिड फेज में। जैसे ही दोनों मिले, दोनों का चार्ज कैंसिल हो गया और NaCl के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम बाद में आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। दो एक दूसरे से चिपक गए, दोनों एक बॉन्ड के साथ, अट्रैक्शन के साथ चिपक गए। जैसे ही चिपके ये चार्ज क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते ही चार्ज कैंसिल हो जाता है, लेकिन बॉन्ड तोड़ते ही फिर से चार्ज क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो बॉन्ड बनने के बाद चार्ज कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहां से एक एनर्जी निकलता है जिसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। तो NaCl का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, इसीलिए मैंने पहला ही लाइन लिखवाया था, एनी एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट सम एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम ने लूज किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एंड सम एलिमेंट गेन देयर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया फिर कंबाइन हुआ।
दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। लूज करेगा तो आयोनेशन इंथैल्पी, और गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, आयोनेशन इंथैल्पी होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट? तो यहां पर हम क्या करेंगे, आयोनेशन इंथैल्पी को हम यूनिट वाइज देखेंगे। तो आयोनेशन इंथैल्पी को मोस्टली हम किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। या तो इसका यूनिट किलो जूल पर मोल में दिया होगा, या किलो कैलोरी पर मोल में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें यहाँ बात रहा यूनिट कन्वर्जन का। तो यूनिट कन्वर्जन मान लो हमें इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में दिया और किलो कैलोरी में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 किलो जूल, या 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। ये कन्वर्जन आप याद रखोगे, ये पूछा जाता है। तो मुझे यहां तक बताओ कि किसी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी में डाउट है? 5-6 क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या वो स्टेबल हो जाता है? नहीं, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबल होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है क्या? हाँ देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ क्या है? अट्रैक्टेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, हम देते हैं। वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? तो हीट के फॉर्म में देंगे, लाइट के फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में देंगे, कैथोड एनोड जो आप पढ़ते होंगे, वहां करंट के फॉर्म में भी देते हैं। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो किस फेज से निकालते हैं? गैसियस फेज एटम से निकालते हैं। ठीक है, गैसियस एटम के लिए नहीं, गैसियस फेज से निकालते हैं। एनर्जी हम देते हैं, तो आयोनेशन इंथैल्पी जो होता है, आयोनेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनेशन इंथैल्पी जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब हम हीट सप्लाई करते हैं, सिस्टम को हीट दिया जाता है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें हम हीट देते हैं। जब एनर्जी सप्लाई करते हैं सिस्टम को तो एंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं यहां राइट हैंड साइड आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने नोटबुक में इसको लिख लोगे और उसका आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए, आप सेल्फ उसको लिखोगे। पहला क्वेश्चन ये है, why we lose the electron from an outer shell of an atom। हम एक इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लूज करते हैं? Why energy will required to remove an outer shell electron। हमें आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है? आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, what charge will create, what charge will create on that atom? after losing an electron, will it be stable?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। कोई डाउट है?